नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा बाय। आज हम लोग सीडीपी का टेस्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी, सीटेड सीडीपी स्पेशल सेशन जो मैंने टेस्ट स्टार्ट किया है उसमें थर्ड सेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घातक क्या क्या है? व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस? तो कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है शिक्षक, छात्र और शिक्षा। एक सेकेंड, ऐसे मैं थोड़ा, शिक्षक, छात्र और शिक्षा। दूसरा है शिक्षण, अधिगम, अभ्यास। ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा, शिक्षक और पुस्तकें, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिशा, अनुदेश और कौशल, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एडम्स का नाम सुना है, ठीक है। हम लोगों ने एडम्स का नाम सुना है, और एडम्स ने शिक्षा को एक्चुअली में बाइपोलर कहा है, का नाम जो है। और बाइपोलर, उन्होंने बाइपोलर कहा एडम्स ने क्या कहा? एडम्स ने बाइपोलर कहा, बाइपोलर। और जॉन डीवी का भी नाम हम लोगों ने सुना है। शिक्षा का बाइपोलर और ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो जो ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट था उसे जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। उसे किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा के एक तरफ जो है टीचर है, दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट है और तीसरी तरफ जो है करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम है। तो शिक्षक, छात्र और शिक्षा, यही है, ये दिया गया था हमारे जॉन डीवी के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो दो चीज़ याद करेंगे, बाइपोलर कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो बाइपोलर कॉन्सेप्ट एडम्स ने दिया, है ना। और ट्राइपोलर जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? बाइपोलर डिसऑर्डर इज विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर? ये किस टाइप का विकार है? मूड है, लर्निंग है, पर्सनालिटी है, थॉट है। तो हमारा इसका भी जो ऑप्शन है वो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम मूड की बात करें यहाँ पर, अगर हम मूड की बात करें तो देखिए, मूड, बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है? ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें इंसान का मूड जो है बहुत स्विंग रहता है। जैसे मूड बदलता रहता है, मूड स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए ये बाइपोलर है और स्विंग करता रहता है। इसमें स्विंग होता है मूड, ठीक है, इसमें क्या होता है? स्विंग होता है। वही अगर हम लर्निंग की बात करें, इस लर्निंग की बात करें, तो लर्निंग अधिगम का डिसऑर्डर है। ये किसका डिसऑर्डर है? ये अधिगम का डिसऑर्डर है, अधिगम का डिसऑर्डर है। ये अधिगम का डिसऑर्डर है। यह भी एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें आती है, ठीक है। एक एक यहाँ पे है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो होता है ये भी हमारे अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर ही है। ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर ही है, ठीक है। यह व्यक्तित्व से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है? ये हमारा व्यक्तित्व से रिलेटेड होता है। अगर हम यहीं पर बात कर लें, यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। एक मैनिया होता है,
ठीक है, एक मैनिया, इसका आप नोट्स बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाएंगे। और दूसरा जो है डिप्रेशन है। तो मैनिया में क्या होता है, मैनिया में होता है मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा बात करता है मैनिया में, ठीक है, उसको बात करने का मैनिया होता है। बहुत ज़्यादा मैनिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है, ठीक है, उसको कम से कम नींद आती है, उसको बहुत ज़्यादा भ्रम भी होता है, ठीक है, तो उसको भ्रम होता है ना, याद रखेंगे, मैं सब बता चुका हूँ। और अगर वही हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में इसके अंदर डिप्रेशन आता है जैसे मेमोरी लॉस, इसमें मेमोरी लॉस की बात होती है, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन की बात होती है, प्रोलॉन्ज्ड सैडनेस, मतलब कि बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक वो क्या होता है, उदास रहता है। तो ये क्या चीज़ है, ये डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट होगा इसमें। हम मैं थोड़ा इसमें डिटेल में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये सी टेट के लिए CDP है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक शिक्षक जो अपने छात्र को निजी ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालता है, निम्नलिखित में से उसमें व्यावसायिक नैतिकता की किस संहिता की कमी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट, छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवर्ड्स कलीग्स, सहकर्मियों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, कि उसको जो है व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति कम है। एटीट्यूड टुवर्ड प्रोफेशन, अभिवृत्ति प्रोफेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रोफेशन की अगर हम बात करें, ये प्रोफेशन क्या है, तो हमारा जो व्यवसाय होता है उसके प्रति जो हमारी सोच होती है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो हमारा जो सोच व्यवसाय होता है उसमें जो हमारी सोच होती है, जैसे कि नौकरी के प्रति हमारी सोच अगर सही नहीं है तो आप अपने ड्यूटी के ऑनेस्ट ऑनेस्ट नहीं है, यही प्रोफेशन में आता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होता है, अभिवृत्ति जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सोच। सोच क्या है, इसीलिए मैं उस समय से प्रोफेशन में सोच सोच बोल रहा हूँ। तो अभिवृत्ति का मतलब होता है सोच। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेवार होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग। आपने पढ़ा होगा, पहला है मेडुला, लिम्बिक सिस्टम, सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन डी जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। से ब्रेन के अंदर एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, यही आपका चिंतन के लिए जिम्मेवार होता है। ये फ्रंट साइड में होता है। हमारा जो ब्रेन, हमारा जो सिर होता है, हेड जो होता है, हमारा हमारा जो हेड होता है, अगर हम हेड की बात करें तो हमारा फ्रंट साइड में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेसो सिस्टम को वर्णित किया कि किस प्रकार बच्चे के माइक्रो सिस्टम के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के लिए कार्य करते हैं। किसने किया ये, एरिक्सन ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, या ब्रोफे ब्रीनर ने। तो इसका सही जो आंसर है वो डी है, ब्रोफे ब्रेनर ने, ठीक है। बच्चे का जो अपना एक अलग अपना सब, देखिए बच्चा जो है, बच्चा का एक अपना अलग समाज होता है। उस बच्चे के समाज को इकोलॉजी बोलते हैं। इनका जो अपना समाज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी का जो सिस्टम है वो बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम है ब्रॉनफ्रे फ्रीनर, ठीक है, ब्रोफे ब्रीनर, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है ब्रोफे ब्रीनर, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ब्रोफे ब्रीनर, इन्होंने दिया था।
इन्होंने बताया कि बच्चा का अपना एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। बच्चा का अपना एक अलग क्षेत्र होता है। देखिएगा, वो बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता है। उनका अपना एक एरिया होता है, जैसे उसका परिवार, उसके आसपास का एरिया हो गया, उसके घर के लोग हो गए। यह माइक्रो सिस्टम में आता है। बच्चा का जो अपना घर के जो लोग होंगे, घर के जो आसपास के जो लोग होंगे, ये सारे किस में आएंगे, ये माइक्रो सिस्टम में आएंगे। किस में आएंगे, माइक्रो सिस्टम में आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा फैमिली से निकलकर कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। स्टार्ट करता है स्कूल जाना और फिर थोड़ा और दूर जाता है, अपने दोस्तों से कोरिलेट करता है, मिलता जुलता है। तो बच्चा माइक्रो सिस्टम से निकलता है और किस में जाता है, वो जाता है किस में, मेसो सिस्टम में जाता है। मेसो सिस्टम में बच्चा जाता है, मेसो सिस्टम में जाता है। तो ब्रोफेनर ने बच्चे के सामाजिक संरचना के बारे में बताया था। इसने क्या, किसके बारे में बताया था, बच्चे के सामाजिक संरचना के बारे में बताया था। संरचना के बारे में बताया था। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के बारे में बताया था उन्होंने। ठीक है, वही इरिक्शन के बारे में बात करें हम लोग। इरिक्शन के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बच्चे के विकास के लिए 8 अलग अलग चरणों की बात की। ठीक है, पियाजे के बारे में, जीन पियाजे ने क्या कहा, तो बच्चे के विकास के लिए 4 अलग अलग चरणों की बात की। इन्होंने 8 चरणों की बात की और इन्होंने 4 चरणों की बात की। वाइगोत्स्की की बात करें तो इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका आप नोट्स बना सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है, बंडूरा, फ्रेड, उंट, पावलोव। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है आपका बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा। अगर हम एल्बर्ट बंडूरा की बात करें, तो इनका एक सिद्धांत था SCLT। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एल्बर्ट बंडूरा को सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये जो एल्बर्ट बंडूरा थे, ये कहाँ के थे, तो ये कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ, ये कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने कहा कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, इन्होंने ही कहा था। और ये जो SCLT है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये चीज। अगर हम फ्रायड की बात करें तो इन्होंने साइको एनालिसिस सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, साइको एनालिसिस सिद्धांत दिया था। वहीं पे उंट की बात करें तो जर्मनी के अंदर संरचनावाद को इन्होंने बताया था। ठीक है, पावलोव की बात करें तो इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। भाषा के विकास में आंतरिक भाषा की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। किनके द्वारा आरंभ की गई थी, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो जो वाइगोत्स्की हैं, अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, ठीक है, वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें
तो इन्होंने दो प्रकार के भाषा के बारे में बताया। दो प्रकार के भाषा के बारे में इन्होंने बताया। क्या बताया? हमारे अंदर एक इनर स्पीच है। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक इनर स्पीच है और दूसरा प्राइवेट स्पीच इन्होंने बताया। ठीक है, इनर स्पीच का क्या मतलब होता है? इनर स्पीच का मतलब होता है बच्चे जो हैं अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हैं, आप अपने मन के अंदर विचार को लाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि यह विचार भाषा है। यही वाइगोत्स्की ने कहा कि ये जो विचार है यही भाषा है। अगर हम प्राइवेट स्पीच की बात करें तो यह निजी बोली होती है। जब छोटे बच्चे अकेले में खेलते हैं तो बोल बोल कर खेलते हैं, यह भी एक भाषा का विकास होता है बच्चे में। इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब वही पियाजे की बात करें तो पियाजे ने इन्होंने बोला कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सीधे सीधे वातावरण के कनेक्शन में होता है। ठीक है, चॉम्स्की ने इन्होंने वातावरण से रिलेट किया बच्चे को, और चॉम्स्की ने क्या कहा? इन्होंने बोला कि बच्चा ऑटोमेटिकली अपने वातावरण में भाषा को सीख लेता है। वाइगोत्स्की के बारे में हमने चर्चा कर लिया। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने बोला कि बच्चा रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट से बच्चे के अंदर भाषा डेवलप होती है। मतलब आप उसको अगर रिवार्ड के लिए बोलिएगा और रीइंफोर्समेंट के लिए बोलिएगा तो बच्चा क्या करेगा? रीइंफोर्समेंट तो बच्चा क्या करेगा? भाषा का डेवलपमेंट करेगा। तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ग्रोथ इज ओनली ए मेंटल प्रोसेस, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है? नहीं, ये गलत बात है। वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये तो एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है ना? शारीरिक प्रक्रिया होती है, जैसे शरीर की लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, भार में वृद्धि, ये सब होती है। दूसरा क्या है? अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये भी आपका नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी नहीं करते हैं। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, ये सही है। ये जो है ये बिल्कुल सही है। हेरिडिटी हमारे अधिगम को प्रभावित कर सकती है। हमारे वातावरण में हम कैसे सीखेंगे? विकास केवल एक, ये जो विकास है यहाँ पे, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। ये जो विकास है ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास के अंदर क्वालिटी की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल कर उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं? तो पहला है क्रिया प्रसूत अधिगम। क्रिया प्रसूत अधिगम क्या है? यह बीएफ स्किनर ने दिया था। किसने दिया था यह क्रिया प्रसूत? बीएफ स्किनर। ये बीएफ स्किनर ने दिया था। यह चूहे और कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिया था। ठीक है, दूसरा है अवलोकन अधिगम, ये नहीं हो सकता है। तीसरा है अनुबंधित अधिगम। अच्छा, ये अवलोकन अधिगम है। अवलोकन अधिगम तो ये जो अवलोकन अधिगम है ये हमारा हो सकता है, क्योंकि बच्चे नकल करके सीखते हैं वीडियो के अलग अलग चीज़ें की, जो वीडियो होती है उसके अलग अलग चीज़ों, ये हो सकता है सेकेंड नंबर। तीसरा है अनुबंधित अधिगम, तो यह पावलोव की थ्योरी है ना। और चौथा है अव्यक्त अधिगम, तो इसे टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। इन्होंने बताया
था कि लर्निंग जो है हमारे अंदर पहले से ही छुपा हुआ होता है। जैसे एग्ज़ाम से पहले हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, बट जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या हम लोगों को देखना है क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे थे, ये है ना। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। आ जाइए। डाइट की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ठीक है, सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किस पे की गई थी? तो इस पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका NEP 1986, इसके ऊपर हमारा डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, डाइट का जो फुल फॉर्म है, यहाँ पर एक सेकेंड, डाइट का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, डाइट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म को भी आप क्या करेंगे, इसके फुल फॉर्म को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? पहला है रूब्रिक, नहीं। फाइल, बिल्कुल नहीं। आंकड़ों का प्रपत्र, नहीं। पोर्टफोलियो, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। बच्चे के द्वारा जो पूरे वर्ष में काम किया गया जाता है उस सभी को हम लोग एक पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम रूब्रिक की बात करें, अगर हम रूब्रिक की बात करें तो रूब्रिक बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए एक टेक्निक होती है, इवैल्यूएशन टेक्निक होता है। ये क्या होता है? इवैल्यूएशन टेक्निक होता है ये। ठीक है, इसके अंदर हम बच्चे के प्रगति को देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों ने बता दिया। जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना 4 यहाँ पे दिया हुआ है। भारत सरकार के द्वारा एक ऑटोनोमस संस्था है ये जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस संस्था है जो भारत के द्वारा स्थापित की गई है। इट मीन्स, ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? एक स्वतंत्र रूप से टेक्स्ट बुक बनाने के लिए या करिकुलम बनाने के लिए जिम्मेदार है ये। तो इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।